राजनीतिक भूगोल की प्रकृति में कुछ विषय हम बढ़ रहे थे, जिसमें अंतिम विषय प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन का हमने पढ़ा। अब हम एक नए विषय के साथ कि अंतर्राज्यीय संबंधों को, जैसा मैंने पहले भी आपको समझाया कि राज्य के विषय में राज्य की व्यवस्थाओं को आपको पढ़ना है। दूसरा, उसके साथ साथ आपको अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में भी इस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा। अंतर्राज्यीय संबंधों का मतलब मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था, तो वही बात पुनः जैसे आपको उसको समझने का प्रयास करूंगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि अंतर्राज्यीय संबंधों में क्या चीज महत्वपूर्ण है। आज विश्व का जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता है कि मैं अपने आप में बिल्कुल सक्षम हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। न मनुष्य कह सकता है, न वो राज्य कह सकता है। वो अन्योन्याश्रितता का जो संबंध है, एक दूसरे पर जो निर्भरता का जो प्रश्न है, वो मनुष्य से लेकर राज्य तक रहता है। पहले की जो परिस्थिति थी वो बहुत अलग थी, उपनिवेशवाद काल और उससे पहले की, जब मनुष्य बिल्कुल जंगली एक अवस्था में था, जिसको अपन जंगल राज कहते हैं। वो कि भाई आपके पास साधन नहीं है तो आप अपने ताकत के बल पर दूसरे के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, आप उसको छीन सकते हैं, उस पर अधिकार कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ तक भी कर सकते हैं कि किसी को अगर आपको बिल्कुल मारना है तो मार कर भी आप उसके संसाधनों का उपयोग करते आए हैं। ऐसा हमने देखा है। तो वो अब स्थिति नहीं है। जैसे देखे ना अपने कई बड़े बड़े साम्राज्य देखें, वो अपनी ताकत के दम पर अपने उस पर जो बल के दम पर कहीं भी किसी पर भी अधिकार कर सकते थे और उसके संसाधनों का उपयोग। ये और कुल मिलाकर ये कि जो भौगोलिक संसाधन है जो मनुष्य के जीवन को सुलभ करते हैं या ठीक करते हैं, उन पर मनुष्यों का भाई कोई पत्थर के लिए तो किसी देश पर हमला नहीं करेगा ना, वो उसके लाभों में क्या चीज हो सकती है, इन सब विषयों को ध्यान में रखकर कोई भी राष्ट्र अपने इस तरह की व्यवस्थाएं को खड़ी करता है। और अपने देखा तो विश्व इस ये जो अभी के वर्तमान जनतंत्र की अवधारणा से पहले सब इसी तरह का शासन चलता था और इसी तरह की व्यवस्थाएं दुनिया भर में हमने देखी। लेकिन आज ये व्यवस्थाएं नहीं हैं और आज ये व्यवस्था और इस तरह से भी बदल गई कि कोई भी राज्य किसी पर अब उस तरह से सैनिक हमला करके आधिपत्य करने की स्थिति में यूएन की स्थापना के बाद नहीं रहा है। ये विश्व शांति की तरफ मान सकते हैं, लेकिन ये इस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं कि ये मनुष्यता के विकास का एक नया कदम है, जिसमें बिना आक्रमण के भी कैसे मनुष्य रह सकता है, क्योंकि शांति में ही विकास संभव है, मानवता का विकास संभव। तो उस अवधारणा के साथ जैसे लोग राज्य आगे बढ़े हैं। तो अब इसमें हम अंतर्राज्यीय संबंधों को पढ़ते हैं। सारे विश्व के कोई भी राज्य बिना उसके नहीं रह सकता, ये हमको पता है। भौगोलिक दृष्टि से, नैसर्गिक दृष्टि से, कुछ देश संसाधनों की दृष्टि से जैसे लब्ध हैं, वहां पर वो सुविधाएं हैं, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। तो कई ऐसी भौगोलिक दृष्टि से अति के क्षेत्र हैं, जैसे आपके ध्रुवीय क्षेत्र ले सकते हैं या भूमध्य रेखा के क्षेत्र ले सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा, रेगिस्तानी क्षेत्र देख सकते हैं। तो वहां हमने देखा कि वहां जीवन की संभावनाएं या संसाधनों की संभावनाएं न्यून है, लेकिन मानव की आवश्यकताएं तो ही। तो उन मानवीय आवश्यकताओं के लिए उनको निश्चित रूप से दूसरे भूगोल ऐसे जो सुविधाजनक भूगोल वाले क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन हैं, तो वहां से उनका अपना काम चलाते हैं। तो संसाधनों का जो असमान वितरण प्राकृतिक दृष्टि से है, उस असमान प्राकृतिक दृष्टि से वितरण को मनुष्य ने अपने लेन देन के सिस्टम से, अपने व्यापार जिसको कहते हैं हम, उस सिस्टम से ठीक करने का प्रयास किया। और वो कैसे उसके जीवन में को सुलभ बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, ये व्यवस्था उन्होंने खड़ी की, जिसको हमको समझना पड़ेगा। वो व्यापार है। तो वो व्यापार के बिना मनुष्य
का जो जीवन है वो नहीं हो सकता। और इसको दूसरी दृष्टि से अगर यहाँ पर हम देखें तो वो एक अलग परिस्थिति है कि ये जो संसाधन है वो आपको ताकतवर बनाते हैं, वो आपको महत्वपूर्ण बनाते हैं उस परिदृश्य में। तो वो राष्ट्र अपनी उस महत्व के विषय के कारण से दुनिया भर में जाना जाता है, उसका महत्व बढ़ता है। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं इस विषय को। तो जिनके पास भी संसाधन है तो अपन ये भी मानते हैं कि जिसके पास संसाधन है वो अपने संसाधनों के बदले में आपसे कुछ और चीज मांगेगा, पैसा मांगेगा, या और कोई संधियां होती है किसी और, भाई आप मैं हम ये देंगे आप ये दीजिएगा। अब उसका भी मूल्य होता है कि जैसे किसी के यहाँ सोना निकलता है तो सोने के बदले में गेहूं नहीं ले सकता, वो तो उसकी मात्रा को वो तय करते हैं, दूसरी सब चीजें वो तय करते हैं। जैसे अपन ने देखा कि एक ये जो अरेबियन कंट्रीज है इनके यहाँ तेल निकलता है, और देखते हैं कि जितने ताकतवर देश है वो उनकी जो ताकत है, उनके अपना ट्रैफिक है, अपने यातायात के संसाधन, अब वो यातायात के संसाधन पेट्रोल के बिना तो चल नहीं सकते, उनके यहाँ इतनी मात्रा में तेल नहीं निकलता। तो ऐसी अवस्था में वो लोग इनसे पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रों से संधि करते हैं। तो वो ये करते हैं कि भाई आप हमारे पास तेल तो है लेकिन दूसरे संसाधन नहीं है, तो उसके बदले में वो दूसरी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। और अब राजनीतिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो वो एक कदम आगे है, एक कदम आगे इस दृष्टि से कि हम आप हमको साधन देंगे, तेल देंगे, तो उसके बदले में आपको हमारी सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी। तो आप देखते हैं कि ये जितने भी अरेबियन कंट्री है तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी सक्षम शक्तिशाली राष्ट्र के पास है जो सैनिक दृष्टि से सक्षम है। तो ज्यादातर तेल वाले जो राष्ट्र उत्पादक राष्ट्र है वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी अमेरिका, जापान जैसे ऐसे देशों ने ले रखी है। तो जापान नहीं हो सकता, जापान में वैसी व्यवस्था नहीं, तो अमेरिका जैसे, रशिया जैसे और दूसरे देश हो सकते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इनको हमको इस में समझना पड़ेगा, इस सारे विषय में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भौगोलिक विषयों से जुड़े हुई बातें हैं कि कहीं तो भूगोल आपको बिल्कुल संपन्न कर देता है, कहीं भूगोल आपको बिल्कुल विपन्न कर देता है। तो पर मनुष्य एक ऊर्जावान विवेकशील प्राणी है, तो वो अपनी कमी को कैसे पूरा करे ये उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो वो विवेक, संबंध और वो सारी चीजें आपके, और वैसे भी अगर अपन देखते हैं तो युद्ध और सीमाओं के विवाद और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें निर्भर ही संसाधनों पे करती है। आज के इस दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे उन संसाधनों पर उनका कब्जा। खुले समुद्र में भी आज तो वो प्रतियोगिता आपको देखने को मिलती है कि खुले समुद्र में भी अब सारे नीति नियम बना दिए गए कि इतनी सीमा तक आता है तो इस राष्ट्र की का जो लगा हुआ समुद्र उस पर उस राष्ट्र का कब्जा, और कुछ खुले समुद्र है जिस पर विश्व पे जो भी राष्ट्र चाहे उसका विदोहन कर सकता है, लेकिन उनके भी अपने नियम धर्म है। मतलब कुल मिलाकर आज की तारीख में संसार की, इस पृथ्वी की 1 इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जिसके बारे में अपन ये कह सकते हैं कि जिस पर किसी न किसी का कोई न कोई स्वामित्व नहीं है, या कोई न कोई उस विश्व की उस गठबंधन में या उस जिसको कह सकते हैं अनुबंध में नहीं आती है। तो ऐसे में संसाधनों और संचार के साधनों का विकास, आर्थिक अन्योन्याश्रितता, ये सारे के सारे हमारे अध्ययन के विषय राजनीतिक भूगोल में, और ये बहुत बहुपक्षीय होते हैं। कोई मतलब अपन इसको एक तरफा नहीं देख सकते हैं। तो उनको जितनी जटिलताएं हैं और जैसे जैसे आर्थिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आर्थिक अन्योन्याश्रितता बढ़ती जा रही है, तैसे तैसे ये बहुत जटिल हो गए। कभी कभी आपको इसको समझने के लिए बात को समझना पड़ता है कि वो देश ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं, तब आपको ध्यान में आएगा कि यार ये बहुत ही अलग विषय है। तो उस जटिलताओं और परिवर्तनशीलताओं के साथ, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जैसे अमेरिका है वो भारत के सुर में सुर मिलाता है। कभी किसी जमाने में ऐसी व्यवस्था थी कि वो बिल्कुल हमेशा भारत के विपक्ष में, क्योंकि अब भारत धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से खड़ा हो रहा है, आर्थिक शक्तिशाली राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। तो वो जो ये जो परिवर्तनशीलता है, अगर अमेरिका इसको बात को नहीं समझकर अभी भी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहेगा तो शायद उसको अपने हितों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे अपने हितों के नुकसान की चिंता के कारण से वो शायद ये देखते हैं कि नहीं,
हमको हमने हमारे जो संबंध है हम परिवर्तन कर रहे भैया, अब हम तुम्हारी तरफ नहीं बोलने वाले, अब जो हम पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल इस बारे में विचार। तो आप लोगों ने देखा वो कई सहायताएं जो उसको सिर्फ इसलिए देता था कि भारत के विरोध में वो खड़ा हो और एक भारत को ताकत नहीं बनने, पर भारत ने उन सब का मुकाबला करके अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया, ये अलग, मतलब आप देखेंगे बहुत जटिलता है इन सारे विषयों में। एक एक विषय को समझने के लिए आपको उसके भूगोल को समझना पड़ेगा, उनके नेचर को समझना पड़ेगा, राष्ट्र की नीतियों को समझना पड़ेगा। तो वो एक जिसको कह सकते हैं कि बहुत जटिल व्यवस्था है, जिसको समझेंगे तब जाकर हम इन सारे विषयों को समझ सकते हैं। कई बार हमको ऐसा भी लगता है जैसे कि कुछ राष्ट्रों की सीमाएं तो ऐसी है कि जिसके बीच में कुछ भी नहीं है, और कई राष्ट्रों की सीमाएं ऐसी है जिन पर बिल्कुल ज्वलंत है, जैसे जो जिन पर इतने बड़े तारों की दीवार है कि आप उसको पार नहीं कर सकते। वो इस बात पर निर्भर करती है सीमा कि आप दो राष्ट्रों के बीच में संबंध कैसे हैं, और वो राष्ट्रों के संबंध ही आपकी सीमा की उस प्रखरता को निर्धारित करेंगे। अगर बहुत अच्छे जैसे अमेरिका कनाडा के संबंध, वहां पर सीमा भी नहीं है, कोई भी आपस में आ जा सकता है। जैसे यूरोपियन कई कंट्रीज के बीच में ऐसी व्यवस्था नहीं, जैसे नेपाल और हमारे बीच में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो श्रीलंका हमारे बीच में भी शायद उतनी कठोरता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल तार की बाढ़ लगा रखी है आपने। तो ये जो अंतर है, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेशन उस तरह से करते हैं कि जिससे आपके आर्थिक नुकसान, आपके संसाधनों को नुकसान होता है, आपके आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है। तो ये जो विषय है इसको हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारे जो विषय हैं, ये अंतर्राज्यीय संबंधों वाले, इनको हमको कहीं ना कहीं इस दृष्टि से राजनीतिक भूगोल में पढ़ना होता है, जो राजनीतिक भूगोल की नेचर को, प्रकृति को निर्धारित करता है। अगले उसमें हम अगली बात को देखेंगे।